हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। पेपर सेकंड है आपका भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे। पेपर फर्स्ट आपका पूरा का पूरा वही एग्जाम में आ गया जितना हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम लोग इस 500 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको आपके 75 क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा बाहर भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये 500 क्वेश्चंस ठीक से पढ़ लेते हैं डेफिनेटली आपको पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक इसमें 4 ऑप्शन में कोई एक गलत है जो हमें ढूंढना है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की नींव है, ये तो सत्य है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में संप्रेषण के कौशलों का विकास करना है, जी हाँ। प्राथमिक शिक्षा का कार्य बालकों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की आदतों का विकास करना है, बिल्कुल सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2014 में बनाया गया, ये बात गलत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका जो है 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगर यहाँ पे 2009 लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है ना, लेकिन 2014 लिखा है, इसीलिए ये जो है सत्य नहीं है और यही हमसे पूछ रहा था। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। आइए बुनियादी शिक्षा, और पिछले क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो देखिए जब 400-500 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया जाता है तो उसमें 4 से 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इतना नहीं जो है ध्यान रहता है। चलिए, बुनियादी शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह संविधान के 45वें अनुच्छेद में शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी है वह राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा के से संबंधित विधेयक जो है वह कब प्रस्तुत किया था? 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1911 में प्रस्तुत किया था। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया था? प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो अपव्यय और अवरोधन होता है उसकी ओर सबसे पहले ध्यान देने वाली आपकी हरटाग समिति है। हरटाग कमेटी ने इसकी तरफ सबसे पहले ध्यान दिया था। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? तो यह बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात हो रही है। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रशासन और नियंत्रण है वह बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अगर गुणवत्तापूर्ण बनाना है तो पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम को बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर हस्त कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। ये सभी काम हम कर सकते हैं यदि पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? मुख्य समस्या उनकी है शिक्षण के अतिरिक्त जो दूसरे काम उनको पकड़ा दिए जाते हैं, ये भी एक बड़ी बाधा है। विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक सुविधाओं और सम्मान नहीं मिलता। ये सभी जो है शिक्षकों की मुख्य समस्याएं हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? देखिए गिरावट का मुख्य कारण एक तो ये है कि विद्यालय की जो भौतिक संरचना है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का भी अभाव है। शिक्षा से संबंधित जो संसाधन चाहिए अध्यापक को, बच्चों को, वो भी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना, ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से जो प्राथमिक शिक्षा का लेवल है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वह राइट हो जाएगा। 5+3+3+4
कि शिक्षा संरचना का सुझाव किसने दिया था? यह शिक्षा संरचना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 5+3+3+4 शिक्षा संरचना दी गई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको दूसरा नाम मुदालियर आयोग भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मुदालियर आयोग। ताराचंद समिति की नियुक्ति कब हुई? ताराचंद समिति की नियुक्ति सन 1948 में हुई थी। एंड माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? यह आपके मुदालियर आयोग ने दिया। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर आयोग ने दिया। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? तो यह आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर के 56 तक का समय था, ये उस समय में हुई थी, उस काल में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, उद्देश्य विहीनता है, अनुशासनहीनता है। ये सभी माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करनी है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास या नेतृत्व का विकास। तो मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ क्या है? माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि की जाए, माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोक के रखना, ये माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के अर्थ हैं। ये सारी ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी आपका दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, उद्देश्यहीनता, ये सभी छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी हैं। माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए किसको? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को, इन सभी को माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया था? सन 1975 में तैयार किया था। कब? सन 1975 में। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए, शिक्षकों की व्यावसायिक स्थिति को भी सुधारा जाए। ये सभी काम हम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास, संस्कृति का संरक्षण का विकास हो, आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, प्रशासन, संचालन एवं वित्त का भार भारत सरकार पर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। विश्वविद्यालय का कौन सा काम नहीं है? तो यूजीसी के प्रबंधन का कार्य विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है। बाकी अध्यापन कार्य है, परीक्षा लेने का काम है, शोध कार्य है, ये सभी विश्वविद्यालय के कार्य हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय है कौन सा विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जो है यह आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय कहाँ है? यह आपका प्रयागराज में। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका प्रयागराज में है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अर्थ क्या है? विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? देखिए, स्वायत्तता को हम अंग्रेजी में ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्तता को अंग्रेजी में ऑटोनॉमी कहते हैं। और स्वायत्तता उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है, जिसमें जो है किसी को भी अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है,
उसे स्वायत्तता कहते हैं, उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसमें छात्रों के प्रवेश में उसको जो है अपने ऊपर फैसला लेने का अधिकार है, शिक्षकों की नियुक्तियों में उसे अपना अधिकार है, परीक्षाएं कराने में उसे अपने ऊपर फैसला लेने का अधिकार है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, व्यक्ति मानसिक संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है, समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। ये शिक्षित बेरोजगारी के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के अभाव का कारण क्या है? तो इसके शोध का अभाव का कारण है शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, शोध निर्देशकों का भी अभाव है, शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वह आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा होनी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें छात्र, शिक्षक, सरकार, ये सभी जो है उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के उत्तरदायी हैं। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? माध्यमिक स्तर पर जो अध्यापक शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य शिक्षण कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण का विकास करना, कार्य अनुभव एवं व्यावहारिक ज्ञान देना, विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास करना, ये सभी जो है माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ क्या है? अलगाव का अर्थ क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव, विद्यालयी जीवन से अलगाव, प्रशिक्षण संस्थाओं का एक दूसरे से अलगाव, ये अध्यापक शिक्षा में अलगाव के अर्थ को बताते हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है? क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपका मुंबई में नहीं है। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौन मान्यता प्रदान करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है ये माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का काम करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी द राइट वन। अध्यापक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो है छात्राध्यापकों को देश की राजनैतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि उन्हें देश की राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करें कि राजनीति से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। गृह विज्ञान की विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका कला क्षेत्र अडयार चेन्नई जो है ये विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था नहीं है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? अध्यापकों की व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षा, अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, अध्यापकों को शिक्षा से संबंधित जो है अपडेट जानकारी देने के लिए, ये सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के अलगाव का कौन सा रूप बताया है? तो इन्होंने बताया कि विद्यालय जीवन से अलगाव होना, विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव होना, प्रशिक्षण संस्थाओं का परस्पर अलगाव हो जाना, ये कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के अलगाव के रूप बताए हैं। भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली जो है भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यह कथन किसका है? यह कथन कीगन का है। किसका है? यह कथन आपके कीगन का है। कीगन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी सन 2025 तक। कब तक दी जाएगी? सन 2025 तक। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो वह आपकी है शारीरिक श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण होना, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, व्यवहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक बल, ये तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा।
तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, देश के औद्योगिकरण को गति प्रदान करना, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, ये सभी जो है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस संस्था को मिलाकर की गई थी? तो यह आपकी माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, इन सभी को मिलाकर के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका काम विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आपका 848 में क्या हो गया? विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। 48 का आंसर नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड 49 कहता है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? तो राज्य शैक्षिक, अभी ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कह रहा था कि राष्ट्रीय शैक्षिक, और ये है हमारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका काम जो है प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। एंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, विद्यालयी शिक्षा के प्रसार के लिए काम करना, राज्य और जिला स्तरीय विभागों में समन्वय स्थापित करना, ये जो है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वह आपका परिषद निदेशक होता है। कौन होता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी परिषद निदेशक होता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख पक्ष कौन सा है? तो वह आपका है सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। स्कूल चलो अभियान क्या है? स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा क्या है? वह तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है, माता पिता का अशिक्षित होना है, विद्यालयों में पर्याप्त साधनों का अभाव भी है। तो ये जो हैं सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधाएं हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बालकों के नामांकन में वृद्धि करना है, बालकों को विद्यालय में पूरे समय रोके रखना है, पौष्टिक भोजन द्वारा बालकों को स्वस्थ लाभ देना है। ये सभी मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता क्या है? शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित करने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों का विभिन्न व्यवसायों के संबंध में नवीनतम जानकारी देना, विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायता करना। ये सभी व्यावसायीकरण जो है के लिए शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसमें ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। व्यावसायीकरण की आवश्यकता है, व्यावसायीकरण की आवश्यकता बेरोजगारी को दूर करने के लिए है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए है, देश के आर्थिक विकास के लिए है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया था। किसने दिया था? मुदालियर कमीशन ने दिया था। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने दिया था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने दिया था। प्रमुख परीक्षा सुधार क्या है? प्रमुख शिक्षा परीक्षा सुधार परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, ये प्रमुख परीक्षा सुधार हैं। परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है? परीक्षाओं का कार्य आपका छात्रों को निर्देशन देना नहीं होता है, छात्रों को गाइड करना नहीं होता है। निबंधात्मक परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है? तो इसमें जो है वस्तुनिष्ठता के अधिक अवसर होते हैं। यह निबंधात्मक परीक्षा का गुण नहीं है क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती अधिक। क्वेश्चन 65 इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए
उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है? यह प्रश्न निबंधात्मक परीक्षा का उदाहरण है। क्वेश्चन 65 कहता है प्रत्यास्पण प्रकार का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न हो जाएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रत्यास्पण प्रकार का प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना आपकी प्राथमिक स्तर पर बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया। क्या सुझाव दिया गया? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का, नवोदय विद्यालय का, स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में विभाजित किया गया? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसको 12 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 12 भागों में। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है? कौन सा बिंदु नहीं है? शिक्षा एवं जनसंख्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का बिंदु नहीं है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया? जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 1992 में किया गया। जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो इन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को मजबूत किया जाए, ये सुझाव जनार्दन रेड्डी समिति ने नहीं दिया था। ऑप्शन बी में आपका राइट हो जाता है। जनार्दन रेड्डी समिति ने कितने कार्यकारी दल गठित किए थे? तो इन्होंने 22 कार्यकारी दल गठित किए थे। कितने? 22 कार्यकारी दल गठित किए थे। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह के कस्तूरी रंगन। कौन है? के कस्तूरी रंगन 2020 के लिए जो गठित प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। किस वर्ष तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा? तो ये सन 2030 तक बन जाएगा। कब तक बन जाएगा? सन 2030 तक। डेलर्स आयोग में भारत के किस विद्वान को सम्मिलित किया गया था? किसको सम्मिलित किया गया? डॉक्टर कर्ण सिंह को जो है डेलर्स आयोग में भारत के किस विद्वान को सम्मिलित किया गया? तो इसमें डॉक्टर कर्ण सिंह को। डेलर्स रिपोर्ट की दृष्टि में शिक्षा के कितने स्तंभ होंगे? तो शिक्षा के 4 स्तंभ होंगे। डेलर्स रिपोर्ट की दृष्टि में शिक्षा के 4 स्तंभ होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट वन। डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए किसे आवश्यक बताया? तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा के विस्तार को और विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक बताया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? तो इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए, बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये डेलर्स आयोग ने जो है इन सिद्धांतों पर बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो वह कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद 45 है जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सन 2002 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया? वह आपका 86वां संविधान संशोधन था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है रोकने और निष्कासन का निषेध होगा, शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध होगा, एंड मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। रोकने यानी कि विद्यालय में रोकने और विद्यालय से निकालने का निषेध होगा। ना तो आप किसी को जबरदस्ती रोक सकते हैं ना निकाल सकते हैं, ठीक है। मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रगति करना, मुक्त विद्यालय की सुविधाओं का विकास करना। ये जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समता और समानता की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका माध्यमिक स्तर पर सभी ग्रामीण बालकों की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, ये बात इसमें आपकी सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन।
एंड माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या किया जाएगा? माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यालयों में कला एवं शिल्प कक्षा बनाए जाएंगे, स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 किया जाएगा, यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, सामाजिक अभियोजन व शिष्टाचार को समझने में मदद करना है। किस स्तर पर है? ये आपका पूर्व प्राथमिक स्तर पर है। किस स्तर पर? पूर्व प्राथमिक स्तर पर है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों में विकास करना है। किसका विकास करना है? सांवेगिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास करना है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। किसने की थी? भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं की शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? तो उन्होंने 50% शिशुओं की शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कोठारी आयोग 1964-66 ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समकालीन व्यवस्था की सिफारिश की वह है आपकी, वह कौन सी है? 3 से 6 आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं। ठीक है, कोठारी आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समकालीन व्यवस्था की सिफारिश की वो आपके 3 से 6 आयु वर्ग के विद्यार्थी उसमें आपके आएंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का उचित पोषण और शारीरिक विकास, बच्चों का स्वतंत्र वातावरण में मानसिक विकास, बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता भी यही है, संप्रेषण के माध्यम से भाषा विकास के लिए और उसका विकास करना है ना, एंड उचित व्यक्तित्व निर्माण के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका डी राइट हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP कब शुरू किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है यह आपका 1994 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत जो नवीन संरचना है वो आपकी 5334 है, 5+3+3+4 है। छात्रों के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली जो संस्था होगी वह परख संस्था होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है। 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली किससे संबंधित है? ये आपकी सामाजिक रूप से वंचित समूह, आर्थिक रूप से वंचित समूह, इन सभी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है आपका ये 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। 101 नंबर क्वेश्चन UGC द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है देखिए कुछ जगह आपको आंसर मिलेगा 49 है, ठीक है, लेकिन 1 जून 2020 तक UGC द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची है। अगर ऑप्शन में आपको 54 मिलता है तो आप 54 को ही राइट आंसर टिक मारेंगे। उच्च शिक्षा 2035 तक प्राप्ति हेतु सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 50% निर्धारित किया गया है। कितना? 50% निर्धारित किया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संस्था जो है वह डीम्ड विश्वविद्यालय, कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वह हमारा विशेषाधिकार प्राप्त संस्था है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं? वह आपका उत्तर प्रदेश है जिसमें 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं। संसद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली जो संस्था है वह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। संबद्ध कॉलेज प्रणाली की समाप्ति होगी। संबद्ध कॉलेज प्रणाली की समाप्ति 15 वर्षों के अंतराल में होगी। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है शिक्षा के माध्यम से ही
लोगों को डैश में मदद मिलती है। शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को शिक्षित करने में तथा समाज को सुसंस्कृत बनाने में मदद मिलती है। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 के शैक्षिक ढांचे के रूप में ढाला गया है। किसी भी देश की उच्च शिक्षा व शोध उस राष्ट्र के डैश का आधार होते हैं। क्या होते हैं? उस राष्ट्र के विकास के आधार, प्रगति के आधार होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो राइट हो जाएगा। किस सन में संसद द्वारा कानून बनाकर यूजीसी का गठन किया गया था? 1956 में। ओके, 1956 में। भारत की प्रस्तावित शिक्षा नीति का भी एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि साल डैश तक उच्च शिक्षा के लोगों का नामांकन कम से कम 50% तक बढ़ाई जाए। तो यह 2035 तक। कब तक? 2035 तक। वर्तमान में कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं? तो वर्तमान में 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। यूजीसी के कार्य क्या हैं? यूजीसी के कार्य आपके यूजीसी शिक्षा में न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। यह मंडल और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर नजर रखता है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में भी काम करता है। ये क्या है? ये यूजीसी के कार्य हैं। ये यूजीसी के कार्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI एक वैधानिक निकाय की परिकल्पना की गई, जिसके कार्यक्षेत्र क्या है? विनिमय, मान्यता, वित्त पोषण, शैक्षिक मानक निर्धारण, ये सभी इसके परिकल्पना, ये सभी वैधानिक निकाय की परिकल्पना की गई, जिसके ये सभी कार्यक्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। HECI यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता दोहरे नियमन की समस्या को हल करना, शैक्षणिक गुणवत्ता पर बल देना, प्रदर्शन का मूल्यांकन, संस्थानों का परामर्श, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये सभी जो है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की आवश्यकताएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह कब अस्तित्व में आया? ये आपका 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सामने आया? यह 86वें संविधान संशोधन के तहत सामने आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई। शिक्षा सहयोग योजना कब शुरू की गई? शिक्षा सहयोग योजना आपकी 31 दिसंबर 2001 को शुरू की गई। शिक्षा तक सबकी पहुंच व धारण संबंधित मुद्दों की जो योजनाएं हैं वह आपकी सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना और महिला समाख्या योजना, ये सभी जो है योजनाएं हैं। ठीक है। मध्याह्न भोजन कब लागू की गई? मध्याह्न भोजन योजना जो है आपकी वह 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। मिड डे मील। बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए किसने कहा था? एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी सहायता कब मिली? 5 दिसंबर 2019 को ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी सहायता मिली। क्वेश्चन 126 कहता है ट्रांसजेंडरों की शिक्षा के अवसरों की समानता के संदर्भ में समाधान हेतु जो सुझाव हैं वो क्या हैं? विद्यालयों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इनके प्रवेश को सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ्यक्रम व पुस्तकों में तृतीय जेंडर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शिक्षित ट्रांसजेंडर को विद्यालय में शिक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए। ये जो है वो ट्रांसजेंडरों की शिक्षा के अवसरों की समानता के संदर्भ में जो है सुझाव दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। भारत में शिक्षक शिक्षा को डैश किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसको NCTE के द्वारा विनियमित किया जाता है। क्वेश्चन 128 कहता है NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को किस सन में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसको जो है 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओके, 1993 ऑप्शन राइट हो जाता है आपका। क्वेश्चन 129 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 130 नंबर इस NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए जो सुझाव है वह क्या है?
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि व प्रकृति को लेकर है, ये सुझाव है। शिक्षक शिक्षा को केवल बहुविषयक संस्थानों में ही संचालित किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षणों के माध्यम से किया जाए। ये NEP 2020 में शिक्षा के लिए सुझाव है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे, एक तो सक्षम शिक्षकों के चयन की समस्या है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई छोटी समयावचित की कमियां हैं, छात्र शिक्षकों की अक्षमता भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट हो जाता है। ये सभी भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। सक्षम शिक्षकों के चयन की समस्या के सुझाव क्या हैं? उम्मीदवारों का साक्षात्कार होना, सामान्य ज्ञान का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए, योग्यता रुचि और खैया इन्वेंट्री प्रशासित की जानी चाहिए। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार हेतु जो सुझाव हैं वह शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इससे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र का अर्ध स्थायी पार्थक्य है। ऐसी परिभाषा किसने दी? कीगन ने दी है। कौन दूरस्थ शिक्षा का प्रकार है? देखिए दूरस्थ शिक्षा का प्रकार आपका इसमें पत्राचार शिक्षा हो गया, सतत शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ये सभी क्या है दूरस्थ शिक्षा के प्रकार हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री मौसिए फॉरे की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? इसका गठन 1977 में किया गया, 1977 में किया गया। खुले विश्वविद्यालय विद्यालय अनौपचारिक साधनों माध्यमों से औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने वाले शिक्षाभिकरण हैं। किसका कथन है? यह कथन लक्ष्मी नारायण गुप्त का है। यह कथन लक्ष्मी नारायण गुप्त का है। उच्च शिक्षा के स्तर पर मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती है। मुख्य रूप से शिक्षा सामान्य तकनीकी और व्यावसायिक रूप में दी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में अधिक से अधिक नवीन विषयों को समाविष्ट किया जा रहा है और प्राचीन मानव शास्त्रों तथा नवीन वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। ऐसा किसने कहा? ऐसा रॉबर्ट यूलिच कहते हैं। ऐसा रॉबर्ट यूलिच कहते हैं। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति को देखते हुए तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम को शिल्प विज्ञान की प्रक्रमिक के रूप में अनुरूप बनाना, सभी कार्यक्रमों में सामान्य वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विषयों का समुचित संतुलन बनाए रखना, सभी को शिक्षा के सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य हैं। किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार होते हैं। किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार उसकी भौतिक संपत्ति तथा जनशक्ति, ये दोनों ही होते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 ने तकनीकी व इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए जो सुझाव दिए वह क्या थे? इंजीनियरिंग में BSc उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए, डिग्री कोर्स के छात्रों को तृतीय वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। ये सभी जो है वो शिक्षा आयोग 1964-66 ने तकनीकी व इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए हैं। किस वर्ष तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है? 2025 तक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 3 में पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में डैश को सम्मिलित किया जाए। किसको सम्मिलित किया जाए? तो इसमें नैतिकता, सार्वजनिक उद्देश्य का महत्व, इन सभी को सम्मिलित किया जाए। क्वेश्चन देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का कितना प्रतिशत है? तो इसमें 9% है। कितना? 9% है। SCERT का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? SCERT की जो स्थापना है वो आपकी 1981 में की गई थी। SCERT का मुख्य उद्देश्य क्या था? SCERT का मुख्य उद्देश्य जो है वह राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना था। राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना था, यह SCERT का मुख्य उद्देश्य था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
विकास परिषद के मुख्य जो विभाग हैं वो आपके जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग हो गया, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, ये सभी जो है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग हैं। SCERT का मुख्यालय किस शहर में है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। SCERT के क्या उद्देश्य हैं? SCERT का उद्देश्य शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचारों से अवगत कराना, ये SCERT के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन कहता है SCERT के निम्न में से मुख्य जो विभाग होंगे वह आपके जो है श्रव्य दृश्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन, ये सभी SCERT के मुख्य भाग होंगे। SCERT के कार्य क्या है? SCERT का कार्य विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आकलन करना, ये जो है SCERT के कार्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। NCERT की स्थापना किसके द्वारा हुई? NCERT की स्थापना आपकी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। NCERT के कितने संगठक हैं? तो इसके जो है 8 संगठक हैं। NCERT के कितने संगठक हैं? 8। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT किस प्रकार का संगठन है? NCERT आपका स्वायत्तशासी संगठन है। स्वायत्तशासी संगठन है। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी? किसकी जो है कि स्थापना की गई? NCERT की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी। NCERT में किसको सदस्यता प्राप्त है? NCERT में जो सदस्यता प्राप्त है वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को प्राप्त है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राप्त है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता भी इसका सदस्य होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि NCERT में सदस्य होते हैं? तो वह आपके एक प्रतिनिधि जो है वो इसमें सदस्य होता है। NCERT में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? तो NCERT में जो भारत सरकार है वह कितने सदस्य मनोनीत करती है? 12 सदस्य मनोनीत करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है NCERT निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? NCERT अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, ये सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करता है। निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? तो वह NCERT का जो सदस्य होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। NCERT निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? NCERT जो है वह इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, ये सभी प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? किसी निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होना। ओके, यह क्या है? सार्वभौमिकरण है। ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 6 से 14 की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है वो अनुच्छेद हमारा 45 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हमारा 45 है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है अनुच्छेद 21 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो इसको जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो इसमें आपका 1992 में संशोधन किया गया। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से भी है, व्यावसायिक भिन्नता की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है, पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी
पॉलिटेक्निक तथा कृषि से संबंधित शिक्षा दी जाए, जूनियर टेक्निकल स्कूल को हाई स्कूल में बदल दिया जाए। ये सभी व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य हैं। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण देना, किसी व्यवसाय को सीखना, ये क्या है? व्यवसायीकरण के सामान्य अर्थ होते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या सुझाव है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव क्या है? शिल्प तथा विविध कार्यों का प्रबंध करना, माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा देना, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना, ये सभी शिक्षा के व्यवसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा के आयोग के सुझाव हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कहता है पाठ्यक्रम को 4 प्रमुख वर्ग साहित्य, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक में विभाजित करने का जो सुझाव है वह आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने ये सुझाव दिया था। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने ये सुझाव दिया था। शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता मनुष्य को मनचाहा व्यवसाय चुनने के लिए है, सामाजिक निपुणता की प्राप्ति के लिए है, नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। क्वेश्चन कहता है +2 कमेटी कहा जाता है। +2 जो कमेटी है वह राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन 179 कहता है कोठारी आयोग ने शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता व महत्व को इंगित करते हुए किस शिक्षा संबंधी सुझाव दिए? तो इन्होंने जो है वो आपकी कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा, इन सभी शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका जो डी है वो राइट हो जाता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ क्या हैं? पाठ्यक्रम के विविधीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाएं, देहाती क्षेत्रों में कृषि शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं। ये सभी शिक्षा के व्यवसायीकरण पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। निजीकरण शब्द का प्रयोग पीटरी एफ ड्रकर द्वारा किस सन में किया गया? तो इसका जो प्रयोग है वो 1960 में किया गया। निजीकरण की परिभाषा किसने दी? सामान्यतः ये शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। तो ऐसा जो है एन.के. घोकड़के कहते हैं। एन.के. घोकड़के का स्टेटमेंट है। निजीकरण का उद्देश्य क्या है? निजीकरण का उद्देश्य है कार्य क्षमता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय घाटे को कम करना। ये निजीकरण के उद्देश्य हैं। एंड निम्न में से कौन निजीकरण की समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है? सब्सिडी कम करना, ये निजीकरण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 कहता है कि बाजारीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाजारीकरण का शाब्दिक अर्थ है बाजार की ओर प्रवृत्त होना, व्यापार का तरीका अपनाना, केवल लाभ के लिए काम करना, गुणवत्ता पर विचार न करना, ये बाजारीकरण के शाब्दिक अर्थ हैं। बाजारीकरण का प्रभाव है, बाजारीकरण का क्या प्रभाव है? भारत में उच्च शिक्षा की बढ़ती गुणवत्ता पूर्ण मांग को केवल निजी संस्थानों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सरकार की अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की संवैधानिक बाध्यता के चलते प्राथमिक शिक्षा में निवेश बढ़ा है। निजी विश्वविद्यालयों के मामले में व्यवहारिक रूप से कोई भी राजनीतिक बाधा नहीं है। ये सभी बाजारीकरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। शिक्षा ट्रिब्यूनल बिल 2010 को शिक्षण संस्थाओं से संबंधित झगड़ों का निपटारा करने हेतु और नियुक्त शिक्षकों की सुरक्षा हेतु लगाया गया है। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, इन दोनों ही स्तरों पर लगाया गया है। भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं? गिरावट के कारण हैं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान, शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की बढ़ती जनसंख्या, ये जो है भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट के कारण है। विद्यालय स्तर पर प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली ध्यान देती है, किस पर ध्यान देती है? संज्ञानात्मक आयामों पर ध्यान देती है। प्राथमिक शिक्षा के उपविभाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये जो है प्राथमिक शिक्षा के उपविभाग हो जाएंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्रियाएं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता वह आपकी समस्या निवारण, रचनात्मक सोच, तर्क वितर्क, ये जो है सभी शिक्षा प्रणाली की ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। किस बात को लेकर के सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि ये सामाजिक न्याय की जरूरतों को पूरा नहीं करती, क्योंकि इनमें लचीलापन नहीं है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली में केवल सीमित मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। ये परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 1986 के
मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधारों में कितने बिंदुओं का वर्णन है? तो इसमें जो है 8 बिंदुओं का वर्णन है। परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या है? परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य है विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना। ये परीक्षा सुधार के मुख्य लक्ष्य हैं। ग्रेड प्रणाली के लाभ क्या हैं? ग्रेड प्रणाली के लाभ देखिए, इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जा सकती है। ग्रेड की सहायता से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है। ग्रेड प्रणाली में छात्रों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण सरलता से किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड प्रणाली के लाभ हैं। यूजीसी ने देश की शिक्षा में डैश लाने के लिए सुझाव दिए। क्या लाने के लिए सुझाव दिए? तो इन्होंने समानता, निपुणता, श्रेष्ठता, ये सभी लाने के लिए सुझाव दिए हैं। क्वेश्चन 197 कहता है पसंद आधारित क्रेडिट पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थियों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। CBCS के अंतर्गत विद्यार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो इसमें अपने स्वयं की गति से सीखने की सुविधा प्राप्त होती है। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अनेक विकल्पों में से विकल्प चयन की सुविधा प्राप्त होती है। उपलब्ध अध्यापकों में से सर्वोत्तम विशेषज्ञता का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जिसमें डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। क्रेडिट एक बार की भारिता वेटेज है जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए डैश के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये निर्धारित घंटों के आधार पर दिए जाते हैं। यूजीसी ने तथा अनेक विश्वविद्यालयों में 1975 और 76 में कौन सी ग्रेड प्रणाली अपनाने पर सहमति बनी? तो यह आपकी 7 बिंदु की जो ग्रेड प्रणाली है उसको अपनाने पर सहमति बनी। ठीक है। और 200 नंबर क्वेश्चन कहता है अंकन प्रणाली की कमियों को देखते हुए किस आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया? किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग, इन दोनों ने ही जो है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है नटराजन 1982 ने परीक्षा में कंप्यूटर के निम्न प्रयोग स्पष्ट किए हैं। कौन कौन से प्रयोग स्पष्ट किए हैं? तो इसमें परीक्षा से संबंधित शोध कार्यों में प्रयोग स्पष्ट किए हैं, न्यायादर्श रहित पद विश्लेषण में प्रयोग स्पष्ट किए हैं, प्रश्नों व पदों को सृजित करने में इन्होंने प्रयोग स्पष्ट किए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज विभाजित है कितने भागों में? 12 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 203 शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। किसमें प्रस्तुत की गई थी? तो यह आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। 10+2+3 को अपनाने का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन 205 कहता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो वह आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है निर्मित की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो यह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया, तो इसको 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रिपोर्ट आधारित है, तो यह आपकी के कस्तूरीरंगन समिति पर आधारित है कि रिपोर्ट जो है वो के कस्तूरीरंगन समिति पर आधारित है। 210 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य आपका 2030 तक रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? यह आपके 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये इसके 4 भाग हैं। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाने की जो बात कही गई है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा
के बारे में कहा गया है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पूर्व प्राथमिक शिक्षा को दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक सभी स्कूलों के लिए सकल नामांकन अनुपात का जो लक्ष्य है वह 100% है। कितना है? 100% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के अधिकार RTI की सीमा को 8वीं से बढ़ाकर किया गया है। कितना? 12वीं तक। 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक किया गया है। शिक्षा नीति 2020 में जो शिक्षा संरचना है वो आपकी 5334 है। उच्च शिक्षा में GER 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 2035 तक, जो लक्ष्य है वो 2035 तक रखा गया है। क्वेश्चन 217 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके 2020 में NEP 2020 के तहत उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई? डेलर्स आयोग की नियुक्ति 1993 में हुई। डॉक्टर करण सिंह किस आयोग के सदस्य थे? डॉक्टर करण सिंह डेलर्स आयोग के सदस्य थे। डेलर्स आयोग के सदस्य थे। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? डेलर्स आयोग की रिपोर्ट सीखना आंतरिक खजाना 1966 में जिसका प्रकाशन हुआ के तहत प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाता है। डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा में कितने आधार होंगे? तो 21वीं शताब्दी की शिक्षा में 4 आधार होंगे। कितने आधार होंगे? 4 आधार होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। डेलर्स आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है? तो करना सीखना जो स्तंभ है इसमें व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है। करना सीखना। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव पर और समाज सेवा कार्यों की व्यवस्था किस आयोग में की गई है? तो यह आपकी डेलर्स आयोग में की गई है। यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में किस विषय पर चिंता व्यक्त की गई थी? यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में जो विषय था हमारा वह भविष्य के लिए ये विषय क्या डाला गया? भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की गई। भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की गई। ओके। व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना डेलर्स आयोग के किस स्तंभ की पहली आवश्यकता है? तो यह डेलर्स आयोग का एक साथ रहना सीखना जो स्तंभ है इसकी पहली आवश्यकता है। एक साथ रहना सीखना। भाषा व संस्कृति से संबंधित बहुविधगामी उपागम किस प्रकार की शिक्षा की संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं? ये एक समान शिक्षा की संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा की विशेषता केवल प्रांत या व्यक्ति या क्षेत्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना व उसे समझना ही नहीं है, बल्कि उस संस्कृति, भाषा या परिवेश को अपनाना व उसके अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि करना है। तो यह आपका बहुविधगामी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? बहुविधगामी कहलाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये आपका 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता एंड 2% स्थान आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रखना। ये सभी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं हैं। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, यानी 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। शिक्षा अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? तो यह आपकी 25% सीटें जो थी वो आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 233 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे विद्यालय में देने हैं? तो शिक्षक को 45 घंटे जो है वो विद्यालय में देने हैं। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा पाने का अधिकार
को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो ये आपका 86वां जो है संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। उसमें शिक्षा पाने का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 235 कहता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित अनुच्छेद आपका 21A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21A इज द राइट वन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह आपका किस वर्ष पारित किया गया? 2009 में। लागू पूछ ले तो 2010 हो जाएगा आपका। हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है। किसने कहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विशेष वर्गों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, सभी माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करना। ये जो सभी हैं ये सभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो रणनीतियां हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? गुणवत्ता, समानता, केंद्र अनुदान योजनाएं, ये सभी माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए रणनीतियां हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 240 इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा देना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना, ये सभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन सा RMSA का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है वह उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच 2017 तक, ये RMSA का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? कौन सा हो जाएगा? वह आपका RMSA हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एक उद्देश्य? तो वह RMSA का जो एक उद्देश्य है वो विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिक तथा गुणवत्ता सुधार का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 कहता है माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वह RMSA जो कार्यक्रम था वो माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए चलाया गया। RMSA द्वारा किस वर्ष 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो वह आपका 2017 तक रखा गया। किस सन तक रखा गया? 2017 तक RMSA द्वारा 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो गया। RMSA में बालिका शिक्षा के लिए जो प्रावधान है वह क्या है? बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, मुफ्त वर्दी, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें आदि, माध्यमिक स्कूलों में आवास, ये सभी जो है वो RMSA में बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर 3 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो कौन सी योजना नहीं है? वो आपकी जो योजना है वह शाला दर्पण प्रोग्राम नहीं है। कौन सी योजना नहीं है? शाला दर्पण प्रोग्राम योजना नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है? प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय है प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधारिक शिक्षा। ये जो है प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बुनियादी शिक्षा, आधारिक शिक्षा, इसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत कौशल 3 आर्ट्स में कौन शामिल नहीं है? तो 3 आर्ट्स में आपका कौन शामिल नहीं है? इसमें सुनना शामिल नहीं है। आपका रीडिंग, राइटिंग और जो सामान्य गणित है ये तीनों इसमें आते हैं आपके। ठीक है, परिभाषा है कि प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा रायबर्न ने कहा है। ऐसा रायबर्न कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। प्राथमिक शिक्षा की संरचना है। प्राथमिक शिक्षा की संरचना कक्षा 1 से निम्न प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स उसमें आते हैं। उच्च प्राथमिक में आपकी कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स उसमें आते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही बातें आपकी सही हो जाती हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 253 कहता है देश में 100%
प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारतीय राज्य जो है वो केरल बन गया है। कौन सा राज्य है? केरल है। पहली अनिवार्य शिक्षा कब लागू की गई? पहली अनिवार्य शिक्षा जो थी वह आपकी 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई। 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई। कुरान खानी नामक संस्कार किससे संबंधित है? कुरान खानी जो नामक संस्कार है ये आपका मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता था तब कुरान खानी की रस्म होती थी। एंड इसमें 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में संपन्न कराया जाने वाला जो आपका बिस्मिल्लाह नामक संस्कार होता था वो भी कुरान खानी से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन ए और सी सॉरी दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ऑप्शन ए और सी दोनों ही आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है 256 इज आधुनिक भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास माना जाता है। तो आधुनिक भारत में प्रारंभिक शिक्षा का जो विकास है वो 1882 हंटर आयोग से माना जाता है। ECCE शब्द में मुख्य शब्द जो शामिल है वह आपका बचपन भी है, देखभाल भी है, शिक्षा भी है। ये सभी शब्द इसमें आपके आ जाते हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? तो इसमें आपका BRC जिसकी फुल फॉर्म ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है एंड दूसरा CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये दोनों ही निकाय स्थापित किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C इज़ द राइट वन। स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट का मतलब क्या है? स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट का मतलब है कि बिना शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देना। बिना शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देना ड्रॉप आउट कहलाता है। SSA का सीधा मतलब है सभी के लिए शिक्षा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब शुरू किया गया? तो यह आपका 1994 में आपका DPEP शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1994 में DPEP शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा अंतिम चरण है। माध्यमिक शिक्षा जो है यह अनिवार्य शिक्षा का अंतिम चरण है। 263 नंबर क्वेश्चन इज माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसमें 14 से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। निम्न में से किसे ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की? किसे प्रदान की? माध्यमिक शिक्षा को ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की थी। मुदालियर आयोग की सिफारिशें क्या थी? मुदालियर आयोग की सिफारिशें थी त्रिभाषा सूत्र। माध्यमिक शिक्षा की 3 वर्ष की राष्ट्रीय प्रणाली उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना, ये मुदालियर आयोग की सिफारिशें थी। 1917 में पहला शिक्षा विभाग कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में पहला शिक्षा विभाग शुरू किया गया। 23 सितंबर 1952 की डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। उसमें डैश में कहाँ के कुलपति थे? तो उस समय ये जो थे वो आपके मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका ए है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा में SCERT का जो मुख्य कार्यक्षेत्र है वह मूल्यांकन तकनीकी का विकास करना है। SCERT का पूर्व नाम राज्य शिक्षा संस्थान था। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश शासन के समय। CBCE को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष में दिया गया। किस वर्ष में दिया गया? 1952 में CBCE को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कब दिया गया? यह आपका 1952 में दिया गया। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई? 1950 में की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। ये आपके डीम्ड विश्वविद्यालय जो हैं ये उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने का क्या कारण है? उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने का कारण है आपका प्रशासनिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण। ये सभी प्रकार के
वो कारण है जिनके कारण उच्च शिक्षा का स्तर गिर गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 4 नवंबर 1948 को बना। इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई। यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की स्थापना जो थी आपकी वो नवंबर 1956 में हुई। यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजीसी के पहले अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी की स्थापना किसकी अनुशंसा के आधार पर की गई थी? यूजीसी की जो स्थापना है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। ऑप्शन जो 282 में वो सी राइट है। सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थानों वाला देश कौन सा है? भारत। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह आपका छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाना। छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाना उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है। किसके लिए? व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे कहा जाता है NIEPA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NIEPA कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। यूजीसी ने कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब शुरू किया? ये इन्होंने 1994-95 में यूजीसी ने कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया था। संक्षिप्त नाम है स्कोव का। स्कोव का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। NUEPA को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? तो इसको वर्ष 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। क्वेश्चन है वाक्यांश। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है? समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है बालक जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना। यह समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो इसमें पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए, पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर हस्तकार्य पर अधिक बल दिया जाए। ये सभी जो हैं सुझाव दिए गए हैं जो कि सबसे उपयोगी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण क्या है? माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण आपका अनिवार्य शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण अनिवार्य शिक्षा है। भारत में हम उच्च शिक्षा के मात्रात्मक विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे अच्छा समाधान हो सकता है, सबसे अच्छा समाधान आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करें, यही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 294 नंबर क्वेश्चन। NCERT ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया था? इन्होंने 1975 में तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ स्थित है? यह आपका हैदराबाद में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अध्यापक शिक्षा की गुणात्मकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रशिक्षण संस्थानों में मानकों के अनुसार अध्यापकों का न होना, कार्यरत अध्यापकों की असंतोषजनक स्थितियाँ, अध्यापकों का अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन न करना, तो ये सभी जो है वो अध्यापक शिक्षा की गुणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट रहेगा। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता व मानक निर्धारण जो संस्था है वह NCTE है। एक प्रभावी शिक्षक के लक्षण होते हैं। एक प्रभावी शिक्षण का लक्ष्य है उसके अंदर सकारात्मकता होती है, रचनात्मकता होती है, अनुकूलता होती है। ये सभी एक प्रभावी शिक्षक के लक्षण होते हैं। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम B.Ed 1932 की शुरुआत की थी? वो आपका आंध्र विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय था? आंध्र विश्वविद्यालय था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 301, गुणवत्ता आंदोलन का पिता किसे कहा गया है? गुणवत्ता आंदोलन का पिता ई डेमिंग, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को कहा गया है। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक छात्र संबंध से संबंधित है? वह आपका सामाजिक प्रणाली है। कौन सा तत्व है? सामाजिक प्रणाली एक ऐसा तत्व है जो शिक्षक छात्र संबंध से संबंधित है, सामाजिक प्रणाली। शिक्षकों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पेशेवर अधिगम और विकास को बढ़ावा देना है। उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षकों के मूल्यांकन प्रदर्शन के लिए यूजीसी ने किस प्रणाली का निर्माण किया? यूजीसी ने पीबीएएस यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम जो प्रणाली है उसका निर्माण किया। ईआरआईसी का पूरा नाम क्या है? ईआरआईसी का पूरा नाम एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। समग्र शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान किया। किसने प्रदान किया? क्षेत्रीय संस्था की शिक्षा ने प्रदान किया। क्षेत्रीय संस्था की शिक्षा ने प्रदान किया। किसने शिक्षक को जलते हुए दिए की तरह कहा है? किसने? प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षक को जलते हुए दिए की तरह कहा है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा 2021 तक प्रस्तावित जो नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा 2021 तक प्रस्तावित नाम क्या है? इसका नाम शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE 2021 है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना है। दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम क्या है? दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, द्वार पर शिक्षा, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के अलग अलग नाम हैं। दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार से कौन सी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का सम्मिश्रण होता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को गाइडेड डिडैक्टिक कम्युनिकेशन की संज्ञा किसने दी? तो इसकी संज्ञा होल्मबर्ग ने दी। NIOS की स्थापना वर्ष जो है वह आपका 1989 है, 1989 है। NIOS जो है वह एक स्वायत्त संगठन है। ODL का विस्तार क्या होगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ODL का पूरा नाम ओपन डिस्टेंस लर्निंग। मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना किसने दी? मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना हेराल्ड विल्सन ने दी। हेराल्ड विल्सन ने दी। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सुझाव किस समिति ने दिया? तो यह माधुरी शाह समिति 1982 ने यह सुझाव दिया था। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ये आपकी हैदराबाद में हुई। कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है। भारत में पत्राचार शिक्षा शुरू करने का श्रेय किसे है? भारत में पत्राचार शिक्षा शुरू करने का श्रेय KL श्रीमाली को है। KL श्रीमाली को है। 2013 में किस परिषद को भंग कर दिया गया? 2013 में दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 382 नंबर, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो DEB की स्थापना कब की गई? दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो DEB की स्थापना जो है वह आपकी 2012 में की गई। भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में हुआ था। दूरस्थ शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? दूरस्थ शिक्षा का जनक आइजक पिटमैन को कहा जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति AICTE की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 1945 को की गई थी। आप ध्यान रखेंगे AICTE का पूरा नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति है। ओके, पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम बताइए। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों पर उद्योग कर लगाने की बात किसने कही? ये मुदालियर कमीशन ने कही। मुदालियर कमीशन ने कही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। AICTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR का स्थापना वर्ष क्या है? 1942। CSIR की स्थापना का वर्ष जो है वो क्या है आपका? 1942। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये आपकी 1958 मई में की गई। 1958 मई में की गई। निम्न में से
कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है? यह आपका AICTE जो संगठन है वो भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? वह आपका क्या हो जाएगा? 1987। ठीक है, किस वर्ष? 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। NCERT का मुख्य कार्य क्या है? NCERT का मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण मदद करने का जो है ये कार्य है NCERT का। NCERT का अध्यक्ष कौन होता है? NCERT का अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। फिर हमें यहाँ पे मिलान करना है। देखिए पहला पॉइंट हमारा कहता है, देखिए एक तरफ तो आपके ये जो है वो संस्थान है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना कब हुई ये है। ठीक है, अब आप पहले इनको ना देखें, डायरेक्ट इनको मिलाएं। जैसे NCERT है, NCERT की स्थापना कब हुई? सीधी सी बात है, NCERT की स्थापना 1961 में हुई। इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। कितनी बार क्वेश्चन आया, रट गया होगा, फर्स्ट पेपर में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। NCT की स्थापना कब हुई? NCT की स्थापना 1995 में हुई। ओके, NEP 2020 की स्थापना कब हुई? NEP 2020 की स्थापना आपकी 2020 में हुई। ठीक है, ये आपने मिला लिया। अब इसको ढूंढ लीजिए। जैसे A के साथ जाएगा A सेकंड, तो A सेकंड जाएगा हमारा। ठीक है, A सेकंड हो गया। B किसके साथ क्या है? B थर्ड के साथ, B थर्ड के साथ चला गया। C किसके साथ क्या है? फर्स्ट के साथ, C फर्स्ट के साथ चला गया। D फोर्थ के साथ, D फोर्थ के साथ, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका जो A है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 337 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए क्वेश्चन कहता है कि NCERT का प्रतीक चिन्ह क्या है? NCERT का प्रतीक चिन्ह है एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंस। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो अधिनियम है यह आपका 1995 में बना। कब बना? 1995 में बना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद डैश निकाय है। यह आपका भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। NUEPA की स्थापना कब हुई? न्यूपा की जो स्थापना है वह 1962 में हुई। कब हुई? 1962 में। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? यह आपका न्यूपा के द्वारा किया जाता है। विद्यालयी शिक्षा सुधार हेतु राज्य स्तर पर स्थापित जो संस्था है वह SCERT है। कौन सी संस्था है? SCERT। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। डाइट की स्थापना क्यों की गई? डाइट की स्थापना प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु डाइट की स्थापना की गई। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत हुई? डाइट की जो स्थापना है वह NEP 1986 जो शिक्षा नीति थी उसके तहत हुई। डाइट योजना कब शुरू की गई? डाइट योजना 1987 में शुरू की गई। डाइट योजना 1987 में शुरू की गई। सार्वभौमिकरण शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? सार्वभौमिकरण शब्द का जो पर्याय है वो व्यक्तिकरण नहीं है। सार्वभौमिकरण का मतलब सर्वजनीकरण, सर्वव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण, ये सभी सार्वभौमिकरण शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 348, राज्य संविधान के क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ऐसा वर्णन आपका आर्टिकल 45 में मिलता है। 86वें संविधान संशोधन की सिफारिश किस समिति ने की थी? यह आपकी तापस मजूमदार समिति 1999 थी। एंड DPEP कार्यक्रम कब चलाया गया? DPEP कार्यक्रम जो था 1994 में चलाया गया। NLM नेशनल लिटरेसी मिशन का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 5 मई 1988 को हुआ। कब हुआ? 5 मई 1988। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान जो था यह 2000 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2000 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो 2001 में हुई। कब हुई? 2001 में हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत मानी जाती है 2004 से। कब से? 2004
4 से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु मध्याह्न भोजन योजना MDM कब लागू हुई? यह आपकी 15 अगस्त 1995 को लागू हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? यह आपका 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2010 में। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा नाम से किसे जाना जाता है? तो यह नाम औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का है। किसका? औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का नाम है। शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यावसायिक आधार प्रदान करना, छात्रों में किसी प्रकार का व्यावसायिक कौशल विकसित करना। शिक्षा केवल पुस्तकीय ना हो अपितु व्यवसायोन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाता है। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। ये बात किसने कही है? ये बात महात्मा गांधी ने कही है। किसने? महात्मा गांधी ने। TRYSEM क्या है? TRYSEM जो है यह ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ये इसका पूरा नाम है। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने ये सुझाव दिया था। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो RMSA है इसकी शुरुआत 2009 में हुई। कब हुई? 2009 में हुई। आचार्य राममूर्ति समिति किसके प्रधानमंत्रित्व वाली भारत सरकार में गठित की गई थी? तो आचार्य राममूर्ति समिति का जब गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कब शुरू हुआ? माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है वह आपका 1988 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1988 में। व्यावसायिक शिक्षा के जनक हैं, व्यावसायिक शिक्षा के जनक चार्ल्स एलन प्रोसेर हैं। चार्ल्स एलन प्रोसेर हैं। शिक्षा का निजीकरण का अभिप्राय है स्वावित्त पोषित स्कूलों की स्थापना, स्कूल का निर्माण, नियंत्रण और संचालन निजी हाथों में होना, सरकार व निजी समुदाय का संयुक्त प्रयास होना। उपरोक्त सभी जो है ये शिक्षा के निजीकरण को इंडिकेट करते हैं। PPP का अर्थ क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। निजीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव है। किस तरीके से? छात्रों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यही निजीकरण का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ता है। निजीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुंच से शिक्षा दूर हो जाती है, यही उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। भाई फीस बढ़ा दी जाती है, कोर्स महंगा कर दिया जाता है और दुनिया भर की चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक स्रोत जुटाने हेतु सिफारिशें किस कमेटी ने दी थी? ये के पुनैया कमेटी ने दी थी। किस कमेटी ने? के पुनैया कमेटी ने। परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने की बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है। उक्त कथन किसका है? यह कथन गैरट का है। यह कथन किसका है? गैरट का है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को परीक्षा कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? क्रॉनबैक ने। यह परिभाषा किसने दी? क्रॉनबैक ने। ठीक है। परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी है। परीक्षाओं के प्रकार की प्रश्न देखिए, परीक्षाएं आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी होती हैं, मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं, लिखित परीक्षाएं भी होती हैं। ये सभी जो है वो परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधित तथ्य है। क्या होगा? तो इसमें प्रश्न पत्रों में सुधार, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार, ये निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी तथ्य हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी परीक्षा के मापन में एकरूपता होना क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाओं में कृपांक यानी ग्रेस देने की व्यवस्था की समाप्ति की संस्तुति किस आयोग ने की? तो यह आपके राधाकृष्णन आयोग ने की। राधाकृष्णन आयोग ने की। परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये जो है छात्रों को निर्देशन देना परीक्षाओं का काम नहीं है। CCE का पूरा नाम क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर हमें यहाँ पे इसको जो है क्या करना है? मैचिंग करना है। देखिए इधर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इधर जो है कौन सी नीति किसके प्रधानमंत्री के समय आई, यानी कि जो नीति बनी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, वो हमें यहाँ पे मैच करना है।
देखिए जैसे NEP 1900 जब 68 आई थी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपके इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। और 19 NEP जो 1986 आई, 1986 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपके राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। फिर जब 1992 जो 1986 का संशोधन हुआ 1992 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। और NEP 2020 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए एक बार मैच कर लेते हैं। ए मिल रहा है हमारा 3 से, ए मिल रहा है 3 से, ओके। एंड उसके बाद बी किससे मिल रहा है? बी मिल रहा है 4 से, बी मिल रहा है 4 से। सी मिल रहा है हमारा फर्स्ट से, सी मिल रहा है फर्स्ट से। डी मिल रहा है हमारा डी हमारा मिल रहा है सेकंड से, डी सेकंड से। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो आपका राइट हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? तो ये आपका 19 अगस्त 1985 में प्रस्तुत किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 381 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 भागों में से निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? सतत मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली जो है, ये जो 12 भाग है 1986 के, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, ये उसमें शामिल नहीं है। नवोदय विद्यालय की संकल्पना किस शिक्षा नीति की विशेषता है? तो ये जो है NEP 1986 जो की संकल्पना, मतलब नवोदय विद्यालय की जो संकल्पना है ये 1986 जो NEP 1986 शिक्षा नीति की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट हो जाता है। डाइट की स्थापना का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया? डाइट की स्थापना का जो प्रावधान है वो NEP 1968 जो शिक्षा नीति थी उसमें किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 कहता है सामान्य शैक्षणिक ढांचा 10+2+3 की संस्तुति की गई। किसमें की गई? ये आपकी NEP 1986 के तहत की गई। कंप्यूटर के ज्ञान की महत्ता को किस शिक्षा नीति में सर्वप्रथम स्वीकारा गया है? तो इसको NEP 1986 में सबसे पहली बार यानी कि सर्वप्रथम इसको स्वीकारा गया है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना आपकी प्राथमिक स्तर पर बनाई गई। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष जो थे वो आपके कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन थे। कौन? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 388। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया? जनार्दन रेड्डी समिति का जो गठन है वो आपका 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। एंड जनार्दन रेड्डी समिति ने कितने कार्यकारी दल गठित किए थे? तो इन्होंने 22 कार्यकारी दल गठित किए थे। जनार्दन रेड्डी समिति की कार्यकारी दल की जो अध्यक्ष थी वो चित्रा नायक थी। कौन थी? चित्रा नायक। ठीक है, 390 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB की स्थापना कब की गई? केब की स्थापना आपकी 1920 में हुई। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 393 कहता है किस वर्ष तक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा? बन जाएगी। तो किस वर्ष तक बन जाएगी? ये आपकी वर्ष 2030 तक बन जाएगी। वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने भागों में विभाजित है? ये आपकी 4 भागों में विभाजित है। ड्रॉप आउट का संबंध किससे है? ड्रॉप आउट का मतलब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले जो छात्र होते हैं ड्रॉप आउट उनसे संबंधित होता है। परख क्या है? परख क्या है? तो समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। स्कूल बोर्डों को परामर्श देने वाली संस्था है परख। स्टेट अचीवमेंट सर्वे तथा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का संचालन करने वाली संस्था है परख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 397 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुण क्या हैं? इसके गुण क्या हैं आपके? GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NPE की स्थापना करना, डिग्री कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष में प्रमाण पत्र, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री, 4 वर्ष में शोध सहित उपाधि की व्यवस्था करना, ये NEP के गुण है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 98 NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ओके,
क्वेश्चन 399 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? ये आपके लचीले बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम पर बल देती है। NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। किसकी? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। क्वेश्चन नंबर 401 कहता है डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? तो डेलर्स आयोग ने आपके प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा पाने का अधिकार है, इस सिद्धांत पर बल दिया। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए। बालक को शिक्षा के विभिन्न सुविधाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन सभी प्रकार के सिद्धांतों पर डेलर्स आयोग ने अपना क्या दिया? बल दिया। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये आपकी 1996 में प्रकाशित हुई। किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1996 में। डेलर्स रिपोर्ट में एगरफोरा की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? एगरफोरा की रिपोर्ट 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए उपयोगी है, ऐसा कहा गया है। एंड डेलर्स रिपोर्ट के किस अध्याय में शिक्षकों के बारे में वर्णन है? अध्याय 7 में शिक्षकों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। लर्निंग सोसाइटी का सिद्धांत किस आयोग ने दिया? लर्निंग सोसाइटी का सिद्धांत जो है वो डेलर्स आयोग ने दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को इस पर जो है हस्ताक्षर किए। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष तक के बालकों को उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया 30 जुलाई 2016 को। भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी है, निरक्षरता है। ये सभी कारण हैं किसके? बाल श्रम के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? शिक्षा को 2002 में मूल अधिकार घोषित किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। RTE 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संशोधन 2012 में किया गया। RTE 2009 में द्वितीय संशोधन किस वर्ष किया गया? द्वितीय संशोधन आपका 2019 में किया गया। द्वितीय संशोधन 2019 में किया गया। RTE 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? इसका सही और पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया किसके माध्यम से? विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। RTE 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें आपके 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भारत RTE एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? भारत RTE एक्ट लागू करने वाला 135वां देश बना। RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? इसमें 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होंगे। RTE एक्ट 2009 द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसमें 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। और RMSA का पूरा नाम क्या है? RMSA का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। नई शैक्षिक संरचना 53334 में माध्यमिक शिक्षा का अंक क्या है? तो इसमें माध्यमिक शिक्षा का अंक आपका 4 है। कितना है? 4 है। RMSA माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने वाला अभियान किस वर्ष लागू हुआ? यह आपका 2009 में लागू हुआ। रमसा का अध्यक्ष कौन होता है? RMSA का जो अध्यक्ष है वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1985 में की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। केंद्र प्रायोजित योजना ICT को RMSA में कब मिला दिया गया? तो इसको जो है 2013 में मिला दिया गया।
ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई, 2015 में। RMSA योजना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू की गई? RMSA जो योजना है उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 430 कहता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है NCERT से। किससे करवाया जाता है? NCERT से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा है, क्या नारा है? पढ़े चलो पढ़े चलो। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? यह बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी उत्तरदायी है, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्यहीनता, ये सभी छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, ये सभी राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 436 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जो है यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय है, ये आपका कहाँ है? तो राजश्री ये आपका प्रयागराज में है। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज में है। उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा होनी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन जो है वो आपका 3 सितंबर 2009 को किया गया। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा कराया जाता है? यह NCERT के द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5 किलोमीटर परिधि में कौन सा विद्यालय की स्थापना करना RMSA का लक्ष्य है? तो उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करना RMSA का लक्ष्य है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो यह आपका 2009 से प्रारंभ किया गया है। ओके, बोर्ड सचिव किसके समक्ष होता है? जो बोर्ड सचिव है वह RAS के समक्ष होता है, RAS के समक्ष होता है। SIERT की स्थापना SIERT की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। एंड माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? यह आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम है प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना जयपुर में हुई। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू की गई? 2015 में ई पाठशाला की सुविधा शुरू की गई। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसी व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताओं को मापता है। किस प्रकार की विशेषताओं को? बुद्धिमत्ता को मापता है, बुद्धिमत्ता को मापता है। प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। 450 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह आपकी सामूहिक प्रेरक विधि अपनाई जाती है। बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? बेसिक शिक्षा का जनक आपका किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को बेसिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। वर्धा शिक्षा योजना पूछ ले, बुनियादी शिक्षा पूछ ले, है ना, तो इनका जो जनक है वो महात्मा गांधी जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव के माध्यम से लाया जा सकता है। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा रूसो ने दी थी। किसने दी? रूसो ने दी थी। मकतब जो है वो आपके प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है। मकतब क्या है? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है। बैक टू नेचर इन एजुकेशन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बैक टू नेचर इन एजुकेशन का सिद्धांत जो था वह आपका किसके द्वारा? रूसो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रूसो के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना। 1976 के संविधान संशोधन के पूर्व शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। संक्षिप्त नाम है। स्कोप का नाम क्या है? स्कोप का नाम है व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति। व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति।
नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में जो दाखिला है वो 6ठी कक्षा में होता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? होराल्ड विल्सन ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह 1985 में हुई। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह इज्जत नगर में है, बरेली में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO कहाँ स्थित है? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? यह आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना खड़गपुर में की गई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? पोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में है। पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये आपका 1917 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। CMDE का पूरा नाम क्या है? CMD का पूरा नाम करिकुलम एजुकेशन मटेरियल डिपार्टमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। SIERT का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उदयपुर में है। SIERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसमें कृष्णन भटनागर समिति की सिफारिश पर की गई थी। SIERT की स्थापना कब की गई? SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 में की गई। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 5 मई 1988 को हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना ग्वालियर में की गई थी। कहाँ की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। ओके, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो था, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार आपका उपनयन संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 484 इस अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत जो है वो आपके थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने दिया, या कुल मिलाकर के मैकाले ने दिया, इतना ध्यान रखिएगा। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1835 में प्रस्तुत किया था। 1835 में। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना है। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? किसने दिया था? होराल्ड विल्सन ने दिया था। होराल्ड विल्सन ने दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग कहाँ स्थित है? यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है वो आपका कोलकाता में स्थित है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी? तो वह आपका 1952 था। ठीक है, कब की बात है? 1952 की। स्कूल चलो अभियान जो है यह सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। एंड नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में दिया गया था। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ये आपकी अनुपात मापनी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देना, समायोजन की क्षमता प्रदान करना, योग्यताओं, रुचियों व अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना। ये शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर 497, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान हैं? ये सभी आगमन विधि के सोपान हैं। जो अंतर्मुखी बालक होता है वह एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। 499 एंड 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं आपके। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। एंड मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो उभयमुखी प्रकार में आते हैं। ओके। एंड प्यारे दोस्तों, आपका जो पहला पेपर था वो तो पूरा फंसा ही। ये भी पेपर जो है भगवान की कृपा रहेगी, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। टैट परीक्षण किसका मापन करता है? जो टैट परीक्षण है वो आपका व्यक्तित्व का मापन करता है। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।